सभी को दोस्तों जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो और में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। उसमें देखने वाले हैं, हम शुरुआत किए थे प्राचीन भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और उस क्रम में हम सिंधु सभ्यता से देखना शुरू किए थे और बौधायन तक आते आते अपना पड़ाव डाले थे। ब्रह्मगुप्त की चर्चा शुरू हुई थी लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से रुके थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम ब्रह्मगुप्त को। किनको? ब्रह्मगुप्त को। आप देख पा रहे हैं? ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ थे। गणितज्ञ थे। साथ ही ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ के साथ साथ ज्योतिष भी थे, क्योंकि इन्होंने, आप देखेंगे अध्ययन करेंगे तो कि ये ज्योतिष के क्षेत्र में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिए थे। और भी चीजें बताएंगे। तो आइए इनकी विशेषताओं को थोड़ा सा देखें हम। सबसे पहली बात कि ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, तो गणितज्ञ होने के नाते इन्होंने क्या किया उसको देखते हैं। ब्रह्मगुप्त चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का श्रेय है इनको। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका श्रेय इनके नाम। दूसरा पॉइंट कि विकर्णों की लंबाई ज्ञात किए। विकर्णों की लंबाई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने शून्य के प्रयोग के नियम भी बताए। क्या किया? जीरो के, शून्य के प्रयोग के नियम भी बताए, है ना। दूसरी बात कि ये ऋणात्मक, क्या? ऋणात्मक यानी कि निगेटिव डिजिट, है ना, ऋणात्मक अंकों के नियम भी इन्होंने बताया। एक और चीज कि ब्रह्मगुप्त ने एक ग्रंथ की रचना की थी, जिस ग्रंथ का नाम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत था। क्या था? इन्हीं के नाम से मिलता जुलता नाम, ब्रह्मगुप्त से ही ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, है ना। इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य को एक अलग अंक के रूप में क्या किया, इसमें बताया है शून्य को एक अलग अंक के रूप में। ठीक है, इतना ही नहीं, इन्होंने द्विघात समीकरण की बात आती है। आज हम लोग जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो द्विघात समीकरणों को हल करने का सूत्र इन्होंने दिया। ठीक ना, ये चीजें आप देख रहे हैं। और ये पहले ऐसे विद्वान थे, ब्रह्मगुप्त की बात हो रही है दोस्तों। ब्रह्मगुप्त पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गणित को, गणित के सिद्धांत को ज्योतिष में उपयोग किया, प्रयोग किया। तो ये पहले ऐसे विद्वान थे कि गणितीय सिद्धांत को, गणितीय सिद्धांत को ज्योतिष के क्षेत्र में, ज्योतिष में प्रयोग। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं ब्रह्मगुप्त की। अब
ये सारी चीजें देख रहे हैं जो प्राचीन भारत के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही हम जान रहे हैं। देखिए इसमें टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है, साइंस की ही बात होगी, एक से एक सूत्र, एक से एक थ्योरी, यहाँ तक कि ज्योतिष के क्षेत्र में भी योगदान रहा। तो ये टेक्नोलॉजी क्लासेज में आप क्रमवार रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए अब बात करें, यहाँ तक तो हमने देखा, अब लगे हाथ हम आगे बढ़ते हुए ये देख लें कि एक और नाम आएगा औषधि के क्षेत्र में। थोड़ा सा हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेज में मेडिकल की दुनिया में भी देख लें कि उस समय क्या हो पाया था। इस साइड में हम देख लेते हैं, नाम आता है चरक का। चरक, चरक ने, आप सब कोई जानते हैं कि चरक ने चरक संहिता दिया था ना, चरक संहिता दिया था। ये चरक संहिता की विशेषताएं, पहले तो चरक को जान ले। चरक को औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औषधि विज्ञान का पिता। दूसरी बात की दो चीजें आप देखें, चरक ने चरक संहिता का रचना किया और औषधि विज्ञान का इनको पिता कहा जाता है। इस ग्रंथ में यानी कि चरक संहिता की बात हो रही है। चरक संहिता में कई सारे, बहुत सारे रोगों के ब्यौरे दिए गए हैं और उनसे संबंधित उनके उनके उन रोगों के निरोध और उनके से बचाव के लिए कई सारी जड़ी बूटियों का भी विवरण इस चरक संहिता में दिया गया है। कई सारे औषधीय गुणों की बातें उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में हुई है, इसीलिए इनको औषधि विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ये पहले शख्स थे जिन्होंने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा की जो सिद्धांत है, शरीर प्रतिरक्षा का सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। किन्होंने? चरक ने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली की जो बात आती है, इन्होंने ही इस बारे में बताया था। एक और विशेषता इनकी देखिए कि इन्होंने पित्त, वात और कफ की बातें कही थी और उन्होंने ये बताया था कि यही तीन त्रिदोष के नाम से ये जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? ये त्रिदोष हैं। ये इनके दृष्टिकोण में चरक ने कहा था कि पित्त, वात और कफ, ये तीन चीज जो है, त्रिदोष, तीन दोष, पित्त, वात और कफ जो है त्रिदोष हैं और यही तीनों संपूर्ण शारीरिक क्रिया के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही तीनों शारीरिक क्रियाओं के प्रति उत्तरदायी। सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप, वैसे हम बोल भी रहे हैं, ये के है। तो ये सारी बातें चरक को आपने देखा। चरक के बाद आइए एक और नाम हम इसी क्षेत्र से देख लेते हैं, जिनको शल्य चिकित्सा क्षेत्र में शल्य क्षेत्र के पितामह कहे जाते हैं। शल्य चिकित्सा आप समझ रहे हैं ना, ऑपरेशन, जो आज ऑपरेशन किए जाते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये नाम है सुश्रुत। शल्य चिकित्सा पे हम लोग बात कर लें थोड़ी सी।
बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं इसको कि उस दौर में शल्य चिकित्सा की बात हो रही है। सोचिए कि उस समय आज की तरह अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह बहुत बहुत क्या कुछ नहीं था, तब की बात हो रही है। तो इस शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, ये तो आप देख रहे हैं मेडिसिन के क्षेत्र में। अब आइए सुश्रुत को थोड़ा सा हम देखें। किनको? सुश्रुत को। बहुत बड़ी उपलब्धि है इनमें भी, ठीक ना। इनकी सीमा यहां रेखांकित। तो सुश्रुत को जानिए कि सुश्रुत क्या थे। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि शल्य पद्धति के क्षेत्र में, इनको शल्य पद्धति का पितामह कहा गया है। ठीक है या फिर शल्य चिकित्सा के पितामह। वैसे पितामह दादा परदादा को कहा जाता है, दादा को कहा जाता है, कहीं कहीं पिता भी मिलता है। चलिए, जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे आप आंसर कर सकते हैं। तो इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की सुश्रुत ने, उस ग्रंथ का नाम है, इन्हीं के नाम पे संहिता है, वो है सुश्रुत संहिता। क्या है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में दोस्तों, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लिए, यानी कि शल्य प्रक्रिया के लिए, इस सुश्रुत संहिता में 121 कितना 121 उपकरणों का ब्यौरा दिया गया है, विवरण है। यानी उपकरण यानी कि हथियार, जिनके जरिए शल्य चिकित्सा संपन्न की जाती थी, जिनका उपयोग किया जाता था। तो ये चीजें देखें। इन्होंने ये बड़ी उपलब्धि इस एंगल से कि ये सर्जन थे, पहले सर्जन, विश्व के पहले सर्जन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए इन्होंने किस किस बीमारी के बारे में बताया। मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इधर से ही लिखना शुरू किया होता तो बेटर रहता, सीक्वेंस आप लोगों का। तो आपने यहाँ दो चीज देखा, शल्य चिकित्सा के पितामह सुश्रुत संहिता, और सुश्रुत संहिता को में ही आप देखें कि 121 उपकरणों का विवरण इस ग्रंथ में है। इन्होंने क्या किया सुश्रुत ने, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं उनका नाम सुश्रुत। कुछ गलत अगर किसी मात्रा में, किसी अक्षर में हो जाता है तो आप उसको रीड कर सकते हैं। तो यहां देखिए इनकी उपलब्धि। इन्होंने क्या किया, अस्थियों को जोड़ने का तरीका, अस्थि यानी कि हड्डी, अस्थियों को जोड़ने का जो थ्योरी दिया, जोड़ने की जो तरीका बताया, ये इसमें है। दूसरी बात है, इन्होंने कटे फटे अंगों को जोड़ने के तरीके भी बताए हैं। कटे फटे अंगों को जोड़ना। इतना ही नहीं, ये आप समझ रहे हैं, कटे फटे। अच्छा, इस पे बात है, एक और चीज पहले देख लीजिए, उसको भी हम बताते हैं। कटे फटे अंगों के अस्थियों को जोड़ने में आप देख रहे हैं कि प्लास्टर, आज जो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या प्लास्टर जो हम लोग बैंडेज करते हैं, या तरह तरह के उपाय करके जो हड्डियों को जोड़ने की आज मेडिकल साइंस जो तरीके अपनाते हैं, उससे पहले हड्डियां, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जोड़ी जाती थी, उस क्षेत्र में सुश्रुत की उपलब्धि है। कटे फटे अंगों को जोड़ने का इन्होंने तरीका बताया था, यानी कि पूरी तरह से भी कटे अंगों को जोड़ने का जो तरीका इन्होंने बताया था, उसको आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। आते हैं कि एक और चीज कि इन्होंने मोतियाबिंद, देख रहे हैं ना, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का ऑपरेशन इन्होंने बताया था सफल। ये चिकित्सक थे जो मोतियाबिंद आसानी से निकाल सकते थे उस दौर में भी।
साथ ही ये पूर्ण रूप से साफ सुथरे तरीके से जो अंग कट गए हैं, पूर्ण रूप से कट गए हैं, उनको भी कटे अंगों का जोड़ने का, अंगों को जोड़ने का तरीका भी बताया था इन्होंने। नाड़ी पे रोग मुक्ति के लिए नाड़ियों पे शल्य चिकित्सा जो होती थी, यानी कि न्यूरो सर्जरी, तो इन्होंने न्यूरो सर्जरी पे भी, न्यूरो सर्जरी ये आज का भाषा है, उस समय इसको शायद नासा विधानम कुछ करके या ऐसा कुछ करके नाम है, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, अभी थोड़ा सा नहीं याद आ पा रहा है। बाय द वे, फिर भी हम बता देंगे अगले वीडियो में या कभी इसी सब्जेक्ट में हम इसकी चर्चा कर ही लेंगे, कभी ना कभी फिर मिलेगा। तो न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में भी सुश्रुत ने अपना ये रखा था, पक्ष रखा था, और उसके बारे में बताया, पक्ष नहीं सॉरी, न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में भी उस समय इस ग्रंथ में ब्यौरा दिए गए हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है दोस्तों कि जिस थ्योरी की, जिस परिपाटी का इन्होंने इस ग्रंथ में न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां बताई है उस समय, उसको आज आधुनिक काल में भी, आज के दौर में भी प्लास्टिक सर्जरी जो आज हम बोलते हैं, इस क्षेत्र में इनके उसी थ्योरी को आज भी फॉलो किया जाता है और सफल हमारा शल्य प्रक्रिया रहता है। तो ये सारी चीजें देखें। कई गंभीर ऑपरेशन, जिसको मतलब आप कह सकते हैं कि जोखिम भरे शल्य प्रक्रिया भी उस समय इनके जरिए बताया गया है, इनके जरिए किए गए। जैसे आप सिजेरियन ऑपरेशन, जो बच्चे आजकल लोग बोलते हैं हमारे गांव देहात में, पेट खोल के बच्चा निकालना, या फिर यानी कि हमारे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में सिजेरियन ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, तो गर्भाशय से बच्चे को निकालना बता दिए थे। देखिए कि सुश्रुत क्या कर रहे हैं। तो गर्भाशय से बच्चे को निकालने की तरीके इन्होंने बता दिया था। इसमें और भी बातें बता रहा हूं, इतना ही नहीं, मलाशय यानी कि खराब कह सकते हैं, खराब मलाशय को ठीक करने का, मलाशय को ठीक करना, ये चीजें आप देख रहे हैं। एक और चीज दोस्तों कि उस समय ये पेशाब की थैली में जो आज पथरी होता है, तो उस पथरी को निकालने का तरीका भी इन्होंने बताया था, है ना। तो देखें ना आप, पेशाब के थैली या थैले से पथरी निकालने का पद्धति इन्होंने बता दिया, पथरी निकालना इन्होंने बताया था। तो ये और भी इन्होंने मेडिकल साइंस में उस समय जो शल्य चिकित्सा होते थे उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया था। इसके अलावे भी उस समय जांच करने परखने की कई पद्धतियां इसमें बताए हैं। तो आप देख रहे थे अभी सुश्रुत को, जिसमें आप देखे अस्थियों को जोड़ने का तरीका इन्होंने इसमें बताया है। कटे फटे अंगों को जोड़ना, पूर्ण रूप से कटे हुए अंगों को फिर से एक अच्छे तरीके से उसको सुचारू रूप से जोड़ देना। उसके बाद आप देखें कि आंखों में मोतियाबिंद का ये सफल ऑपरेशन उस समय किए थे और उसका तरीका बताए। कटे अंगों को जोड़ने की बात तो आप देखेंगे, न्यूरो सर्जरी यानी कि नाड़ियों पे सॉरी न्यूरो सर्जरी, जिसको आप आज भी फॉलो कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में इन्होंने बता दिया है। गर्भाशय से जो बच्चे निकाले जाते हैं नॉर्मली और उसमें परेशानियां होती हैं, तो सिजेरियन ऑपरेशन के बारे में भी इन्होंने बता दिया था। और खराब मलाशय, जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखें तो कह सकते हैं बवासीर, जिसको पाइल्स आप कहते हैं, और इस तरह के रोगों को का निदान भी इन्होंने ढूंढ निकाला था।
पेशाब के रास्ते में जो पथरी होते थे या पेशाब के थैले में, उनको निकालने के तरीके भी इन्होंने बताए। तो ये सारी चीजें आप अब तक देख रहे थे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत में ऋषि कणाद और नागार्जुन के चर्चा के बिना प्राचीन काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चर्चा अधूरा सा फील होगा अगर इनको छोड़ दिया जाए। तो ये यानी कि प्राचीन काल के अंतिम दौरों में ये आए हैं। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा इनको भी देख लें, क्योंकि इनके बिना प्राचीन काल संपूर्ण तो नहीं ही हो पाएगा। आइए देखते हैं। हम बातें कर रहे थे हम दो आदमी की, ऋषि कणाद और नागार्जुन की। ये दोनों का भी उपलब्धि बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं, लेकिन सुश्रुत, काबिले तारीफ और अद्वितीय उपलब्धि उस समय की। क्योंकि आज जो संसाधन थे सुश्रुत के टाइम में नहीं थे, वजह इसलिए हमने कहा ऐसा। तो आइए अब जानते हैं हम ऋषि कणाद के बारे में। ऋषि कणाद 6ठी सदी, चर्चा मिलती है कि ऋषि कणाद ने भारत के 6 दर्शन में एक वैशेषिक दर्शन के ये रचनाकार रहे हैं। कणाद नाम है इनका, कणाद क्या है, 6ठी सदी है ना, 6ठी सदी में ये आए हैं, प्राचीन काल की बात हो रही है। तो ऋषि कणाद ने परमाणु पे इन्होंने उस समय बता दिया था कि हमारा विश्व जो है, हमारा ब्रह्मांड जो है, ये परमाणुओं से बना हुआ है और ये वो परमाणु हैं जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो पॉइंट दे दूं मैं, परमाणु पे बात हो रही है। तो ये उस समय बता दिए थे कि हमारा ब्रह्मांड जो है ये परमाणुओं से बना हुआ है और इन परमाणुओं को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ना ही इसका विखंडन हो सकता है और ना ही ये नष्ट हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ना इनको तोड़ा जा सकता है, ना इनको नष्ट हो किया जा सकता है। यानी कि ये वर्तमान आधुनिक आणविक सिद्धांत जो हैं, इन्हीं को वो उस समय दर्शा चुके थे। तो ये पहले ऐसे शख्स थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने परमाणु पे बात की थी। तो ये बातें आप ऋषि कणाद को देख रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ एक तो आप पतंजलि के बारे में भी बात हुई है। तो परमाणु के क्षेत्र में आप देख रहे हैं ना, आज की बात नहीं है, 6ठी सदी में की बात है, 620 की बात है, सॉरी एडी की बात है। तो 6ठी सदी में परमाणु के ऊपर इन्होंने अपना व्याख्यान दिया था, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। इसके बाद ये पहले व्यक्ति थे, पहले विद्वान तो होंगे ही भाई, विद्वान थे तभी तो कहे। तो पहले व्यक्ति थे ये जिन्होंने परमाणु के ऊपर बात की थी पहली बार। और 10वीं सदी में हम पहुंचते हैं, चूंकि प्राचीन काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देख रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। यहाँ एक बात आएगी नागार्जुन की। नागार्जुन ने क्या किया था कि इन्होंने धातुओं से सोने को प्राप्त करने का एक प्रयास किया था। क्या चीज से? धातुओं से। विशेषता इनको देखिए कि धातुओं से स्वर्ण यानी कि सोना प्राप्त करने का प्रयास किए थे, सफल नहीं हो पाए थे। एक निराशाजनक लेकिन
निराशा के इसमें सफल नहीं हुए थे, थोड़ी सी निराशा, लेकिन एक उपलब्धि मिली इस क्रम में। धातुओं से सोना प्राप्त करने का प्रयास किए ये वही प्रयास है जो पश्चिमी देशों में, यूरोप के देशों में कीमियागर लोग, यानी कीमिया जिस नाम से हमारी केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का नाम केमिस्ट्री पढ़ा है, तो उसी को बता रहे थे कि जिस तरह यूरोप के देशों में कीमियागर लोग धातुओं से स्वर्ण निकालने का काम करते थे, उसी आधार पर, उसी के तरह नागार्जुन ने भी धातुओं से सोना प्राप्त करने का एक प्रयास किया। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस क्रम में वो एक ऐसे तत्व की खोज करने में सफल रहे जो सोने सा चमक वाला, क्या सोने सा यानी कि सोने के जैसा चमक वाला एक तत्व खोज डाला, और इस सोने के जैसा ही चमकता था, लेकिन वो सोना था नहीं, सोना बन नहीं पाया, ये इसमें सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन इसी के जैसा, सोने के जैसा ही प्रतीत होने वाला, सोने के जैसे चमक वाला एक तत्व का खोज किए। और आज मॉडर्न टाइम में भी, आज भी उसी तकनीक का उपयोग कर जीएस मेटल, आप जो सोचते हैं, सुनते हैं या खरीदते हैं, हम लोग भी देखते हैं, तो उसी धातु का उपयोग करके, उसी तरीके का उपयोग करके जीएस धातु के आभूषण आज बनते हैं। तो ये सारी बातें थी। ये प्राचीन काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तो उस काल में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहा है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो एक चीज देखिए कि इस समय तक, प्राचीन काल में हमारी उपलब्धियां कोई कम नहीं रही। एक और चीज देखिए, यहाँ पे महरौली का जो लौह स्तंभ आप देखते हैं, कभी गए हैं? तो लौह स्तंभ ये हिस्ट्री में आपको मिलेगा, है ना। टोपरा से ले गया गया, प्रयाग वाली बातें, सारी बातें होंगी इलाहाबाद की। तो ये लौह स्तंभ जो महरौली में है, इस लौह स्तंभ की विशेषता देखिए कि उस प्राचीन काल में धातु कला में कितनी उत्कृष्टता हमारे पूर्वज लोग हासिल कर लिए थे कि महरौली का लौह स्तंभ जो है, ये खुले आसमान में सदियों से, कई सौ वर्षों से एकटक वहां खड़े है, और बिना छत के खुले आवरण में ये स्तंभ है। लेकिन इसकी उत्कृष्टता देखिए कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लग पाया। तो ये चीज इस बात को सुनिश्चित करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय धातु कार्य भी काफी काफी उपलब्धि हासिल कर लिए थे धातु कर्मकार भी। इस लौह स्तंभ में उच्च कोटि का धातुओं का मिश्रण जो तैयार हुआ है, ये उच्च कोटि का है। तो धातु वर्ग यहाँ पे आप देख रहे हैं, सॉरी, धातु, है ना। तो ये उत्कृष्ट धातु उस समय बन गए थे। साथ ही आप देखेंगे कि उस समय तक क्षार और अम्ल, क्या क्षार और अम्ल, इसका उपयोग जो है औषधि बनाने के रूप में होता था। क्या औषधि के लिए होता था, बनाने के लिए। उस समय क्षार और अम्ल का निर्माण यानी कि खोज हो चुका था, निर्माण हो चुका था, और ये औषधि इत्यादि बनाने के कार्य में लाए जाते थे, उपयोग में लाए जाते थे। साथ ही ये इसका उपयोग कई तरह के रंग और डाई बनाने में भी किए जाते थे, है ना। इसका प्रयोग, इस तरह का प्रयोग करके रंग और डाई भी तैयार किए जाते थे। अब इसमें एक चीज देखिए, क्षार और अम्ल को आप देख रहे हैं, इतना ही नहीं, उस समय हमारी उपलब्धि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्राचीन काल के समय में
साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं कि यहाँ रंग भी बनने लग गए। रंगों का अगर उदाहरण लें तो उस युग में उस समय में अजंता की चित्रकारी आज भी उल्लेखनीय, प्रशंसनीय और अद्वितीय माना जाता है। तो इस काल में अजंता की जो चित्रकारी है, अजंता की चित्रकारी ये अद्वितीय है। इतने वर्षों के बाद भी ये अपने चमक दमक बनाए रखा है, बनाए हुए है, तो ये बड़ी उपलब्धि नहीं है जी। इतने वर्षों में हमारी पेंटें, हमारे घर की दीवारों की, हमारे इमारतों की, स्मारकों की हालत खराब है, लेकिन यहाँ देखिए कि अजंता की चित्रकारी उस समय उत्कृष्ट रंग का निर्माण भी हो गया था, जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। तो ये चीजें देखें, जिस तरह लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है, उस तरह रंगों के मामले में भी आप देखेंगे तो रंगों है, ये रंग होना चाहिए यहाँ पे वैसे, है ना। तो ये चीजें देख रहे हैं। इतना ही नहीं, उस समय हमारे पूर्वज लोग प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग में तो आप देख ही रहे हैं, काफी पहले से वस्त्र भारत में मिलता है, तो वस्त्र निर्माण में ये निपुण हो चुके थे, काफी विकसित हो चुके थे। उसके अलावा ये लोग, हमने पहले भी इसके बताया है, बात चर्चा किए थे, रत्न के मामले में भी ये लोग परिचित हो चुके थे। इसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पे, तो स्फटिक से परिचित थे, काम होता था। उत्पल एक पत्थर का नाम, एक जिसको रत्न कहा जाता है, चूंकि ये मूल्यवान पत्थर होते हैं। पुखराज, पुखराज है, गोमेद, तो इन चीजों पे भी काम उस समय हो रहा था। रत्न की भी अच्छी खासी डिजाइनिंग हो रही थी उस समय, इसकी परख थी, इसके व्यापार होते थे प्राचीन काल में। तो ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इसमें इसलिए है कि इसमें आप देखेंगे तो परवाल भी आता है, और भी सारे पत्थर हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी इसलिए कि इस समय तक हीरा, डायमंड, हीरे जैसे कठोर वस्तु को भी, हीरे जैसे कठोर वस्तु को काटने का भी तरीका उस समय तक हमारे प्राचीन काल के लोग ढूंढ निकाले थे। उसके उपकरण, हीरा काटने का उपकरण विकसित कर लिए थे। तो ये सारी चीजें प्राचीन काल तक हो चुकी हैं। तो यही हम देख रहे थे, हम प्राचीन काल और प्राचीन काल का भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया, जिस तरह हम पढ़ते हैं 3 भाग में कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उसी पैटर्न पे हम भी आ रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे थे 2 पार्टों में इस चीज को देखे कि प्राचीन भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। तो इसके हम 2 पार्ट में देखे कि प्राचीन काल में भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हो चुकी थी, कितनी उपलब्धियां हमने हासिल की थी, किस मुकाम पे थे, इन्हीं बातों को हम देखें। तो ये 2 पार्ट में हमारा प्राचीन भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लगभग मोटे तौर पे हमने जाना है। विस्तृत बातें भी होंगी क्लास में, और भी सारी बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।